नमस्कार। स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। खेल जगत की तमाम खबरों का लेखा जोखा है इस समय मेरे पास। मैं हूं नवीन सक्सेना आज के इस अंक में, और इस अंक में मेरे साथ आज चर्चा करने के लिए मौजूद है खेल पत्रकार शबाब अनवर। शबाब, स्वागत है आपका। धन्यवाद और श्रोताओं को नमस्कार। नजर अब तक की खास खबरों पर। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 36 स्वर्ण के साथ हरियाणा शीर्ष पर, जबकि महाराष्ट्र दूसरे और कर्नाटक तीसरे स्थान पर काबिज। बर्मिंघम में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों के लिए भारतीय महिला मुक्केबाजी टीम की घोषणा। एशिया कप क्वालिफायर फुटबॉल टूर्नामेंट में आज भारत का मुकाबला अफगानिस्तान से, और क्रिकेट में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा T20 मैच कटक के बाराबती स्टेडियम में कल खेला जाएगा। स्पोर्ट्स स्कैन में सबसे पहले अपडेट अब तक के खेलो इंडिया खेलों की पोजीशंस पर। महाराष्ट्र की आकांक्षा नितुरे और गुजरात के ध्रुव हिरपारा ने खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में टेनिस के सिंगल्स का खिताब जीत लिया है, जबकि जम्मू कश्मीर के आदिल अल्ताफ ने व्यक्तिगत रोड रेस साइकिलिंग में अपना दूसरा स्वर्ण पदक हासिल किया। आकांक्षा ने लड़कियों के टेनिस के फाइनल में कर्नाटक की सुनीता मारूरी को पराजित किया। वैष्णवी अतकर ने हरियाणा की श्रुति अहलावत से वॉकओवर मिलने के बाद कांस्य पदक जीता। लड़कों के सिंगल्स के फाइनल में गुजरात के ध्रुव ने उत्तर प्रदेश के रुशिल खोसला को पराजित कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया, जबकि मुस्कान ने लड़कियों की 70 किलोमीटर व्यक्तिगत साइकिलिंग रोड रेस में जीत हासिल की। केरल की स्नेहा और लद्दाख की लीगजेस एंगमो ने रजत और कांस्य पदक जीता। इस बीच केरल ने कलैरेपट्टू में सभी 4 स्वर्ण पदक अपने नाम किए हैं। लड़कों के फुटबॉल में मिजोरम ने कर्नाटक को 4-0 से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। और अगर टेनिस में बात करें तो महिलाओं के डबल्स में तमिलनाडु ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। लक्ष्मी प्रभा और जन्नी रमेश की जोड़ी ने महाराष्ट्र की वैष्णवी निहार और सुदीप्ता कुमार की जोड़ी को पराजित कर स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया है। पदक तालिका में हरियाणा के पास इस समय 36 स्वर्ण पदक हैं और वो शीर्ष पर बना हुआ है। हरियाणा 106 पदकों के साथ शीर्ष पर है। कुल मिला के महाराष्ट्र 34 स्वर्ण के साथ दूसरे, और कुल उसने 51 पदक लिए हैं, और कर्नाटक तीसरे स्थान पर है। खेलो इंडिया की बात हुई। शबाब, हरियाणा ने लगातार अपना वर्चस्व बनाया हुआ है। अभी हमने पिछले हफ्ते भी चर्चा करी थी। जी बिल्कुल। और हरियाणा जिस तरह से उनका खेलों को लेकर सरकार की तरफ से जो भी योगदान है, उनके खिलाड़ियों ने उस पर अपना खरा उतरने का अभियान दिखाया। और जब सुविधाएं नहीं थी तब भी खेलों की नर्सरी वही कहा जाता था। कम सुविधाओं के बावजूद अगर देखा जाए तो बहुत ही अच्छे तरीके से वहां, चूंकि खेल का माहौल काफी अच्छा है और जो माँ बाप हैं वो खिलाड़ियों को प्रेरित करते हैं, महिला खिलाड़ियों को विशेषकर। तो हम देखते हैं कि महिला खिलाड़ी काफी ज्यादा निकले, और अब एक प्लेटफॉर्म खेलो इंडिया का विशेषकर अंडर 22 यानी कि युवा खिलाड़ियों के लिए एक ऐसा आ गया है जिसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं। और जैसा कि हमने चर्चा की थी पिछले प्रोग्राम में भी, आपको याद होगा कि किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलो इंडिया से इन 4 वर्षों में अब तक 3 हो चुकी है, ये चौथा संस्करण है। तो कितने अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी निकल चुके हैं, न केवल नेशनल सीनियर टीम में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए पदक जीते हैं इन खिलाड़ियों ने। तो कुल मिलाकर इस खेलो इंडिया में सहभागिता और उसके बाद इसमें पदक जीतकर रातों रात अगर देखा जाए तो खिलाड़ी स्टार बन रहे हैं, और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है और नाम इतना अच्छा देखा गया है जी कि खेलेगा इंडिया तो खिलेगा इंडिया। तो इससे अच्छी बात और इस समय में कुछ नहीं हो सकती। मैं पिछले कई वर्षों से इस बात को कह रहा हूं कि जब से इस तरह की चाहे पोडियम वाली शुरुआत हुई है या फिर खेलो इंडिया की, कि ये जो समय चल रहा है मुझे लगता है भारतीय खेल के दृष्टिकोण से सबसे अच्छा समय है। शबाब, हर राज्य अपनी प्रतिभा के अनुसार प्रदर्शन कर रहा है। केरल की बात करें तो कलैरेपट्टू वहां का सबसे बढ़िया खेल है, सबसे स्वर्णिम खेल है, उसके सारे स्वर्ण पदक केरल जीत चुका है। हरियाणा कुश्ती है तो वो कुश्ती के सारे पदक जीत चुका है। बिल्कुल। कलैरेपट्टू के बारे में चूंकि पहली बार इसका शामिल किया गया है इस खेल में, तो इसके बारे में लोगों को थोड़ी उत्सुकता है। तो मैं चाहता हूं कि जब बात आ गई है तो इसके बारे में अपने श्रोताओं को बता दूं। ये एक मार्शल आर्ट्स की जननी कहा जाता है। ये मार्शल आर्ट्स और एक युद्ध कला के तौर पर इसका इस्तेमाल पाषाण काल में पुराने समय में होता रहा है। तो मार्शल आर्ट्स की जो शुरुआत हुई थी उसको एक जननी के तौर पर कह सकते हैं। और आपने देखा होगा कि सेल्फ डिफेंस का इससे अच्छा और कोई उदाहरण हो नहीं सकता। और चूंकि शुरू से ही दक्षिण भारत में ये खेल पनपा है राजा महाराजाओं के समय से, और
और अब सरकार ने ये सोचा, और जो खेलो इंडिया की जो कमेटी है उसने ये सोचा कि जब ये खेल इतने समय से हो जा रहा है तो क्यों नहीं इसे प्रतिस्पर्धात्मक बनाया जाए। तो इसे बनाया गया और देखा आपने कि ये साबित ही हो गया पहले ही संस्करण में कि ये दक्षिण भारत का असल मूल खेल है। लेकिन इसे अन्य राज्य, जिस तरह के खिलाड़ी मैं देख रहा था डीडी स्टार पे, जिस तरह के खिलाड़ी थे और अन्य खेलों के, वो इस नए खेल को देख रहे थे। जी शबाब, फुटबॉल की बात करें तो मिजोरम जो है फाइनल में पहुंच चुका है। नॉर्थ ईस्ट का वर्चस्व हमेशा रहा है फुटबॉल के अंदर और इट प्रूव्स कि वो फाइनल में पहुंचे हैं। हाँ, सिर्फ अगर जूनियर लेवल पर अगर हम बात करें तो नॉर्थ ईस्ट सीनियर लेवल पर तो है, या जूनियर लेवल पर भी हमेशा अगर देखा जाए तो उसका वर्चस्व रहा है। जो स्कूली प्रतियोगिता होती है अखिल भारतीय स्तर पर, उसमें भी हम देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के जो खिलाड़ी हैं काफी आगे बढ़ रहे हैं। पहले हम बंगाल और गोवा तक फुटबॉल को सीमित हम समझते थे कि सबसे ज्यादा बंगाल में खेली जाती है, मणिपुर, महाराष्ट्र भी शामिल हुआ था। लेकिन अब देखा जाए कि पूरी तरह से फुटबॉल जो है ये दक्षिण भारत में भी, हालांकि इसने पैर पसारा है थोड़ा, लेकिन नॉर्थ ईस्ट बिल्कुल आपने सही कहा कि यहां पर सीनियर और जूनियर लेवल पर एक फुटबॉल की नर्सरी बन चुका है। खेलो इंडिया खेलों के बाद अब हम आपको लिए चलते हैं मुक्केबाजी की ओर। इंग्लैंड के बर्मिंघम में 28 जुलाई से 8 अगस्त तक होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों के लिए भारतीय महिला मुक्केबाजी टीम तय हो गई है। विश्व मुक्केबाजी चैंपियन निखत जरीन और टोक्यो ओलंपिक खेलों के कांस्य पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन बर्मिंघम में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों के लिए भारत के अभियान की अगुवाई करेंगी। सुनते हैं अतहर की रिपोर्ट। टोक्यो ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन एक बार फिर राष्ट्रमंडल खेलों के लिए भारतीय टीम में जगह बनाने में सफल रही हैं। वहीं विश्व चैंपियनशिप की स्वर्ण पदक विजेता निखत जरीन युवा विश्व चैंपियन नीतू और जैस्मिन टीम में नया चेहरा हैं। जबकि पिछली बार की स्वर्ण पदक विजेता और 6 बार की विश्व चैंपियन MC मैरीकॉम और L सरिता देवी टीम का हिस्सा नहीं है। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में आज नेशनल ट्रायल के फाइनल मुकाबले हुए। ये ट्रायल 4 वेट कैटेगरी में हुए। ट्रायल्स के फाइनल में लवलीना ने एक तरफा जीत दर्ज की। लवलीना ने 70 किलोग्राम में पूजा को 7-0 से पराजित किया। वहीं निखत जरीन ने भी उम्मीदों के अनुरूप प्रदर्शन किया। निखत ने 50 किलोग्राम में मीनाक्षी को एक तरफा अंदाज में 7-0 से हराया। साथ ही यूथ वर्ल्ड चैंपियन नीतू ने 48 किलोग्राम वेट कैटेगरी में मंजू रानी को 5-2 से हराया। जबकि वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेडलिस्ट परवीन उलटफेर की शिकार हुई। उन्हें 16 साल की मुक्केबाज जैस्मिन ने 60 किलोग्राम कैटेगरी में 6-1 से हराया। अतहर सईद, स्पोर्ट्स कैन। शबाब, जिस तरह की उम्मीद की जा रही थी महिला मुक्केबाजी टीम के लिए, लगभग उसी तरह की टीम निकल कर आई है। सिर्फ एक उलटफेर हुआ है जो हमने अभी रिपोर्ट में सुना। 16 साल की जो हमारी इस समय बॉक्सर हैं उन्होंने हरा दिया है। बिल्कुल, और सबसे बड़ी निराशा की बात भारतीय दृष्टिकोण से देखें तो MC मैरीकॉम का बाहर होना चोटिल होकर के, ये एक बड़ी निराशा की बात है। हालांकि उनके पीछे कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका भी आपने जिक्र किया। निखत जरीन ने 5-0 का वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्कोर किया था। और देखिए, हालांकि अपनी प्रतिद्वंदी अपने ही देश की हैं, उन्होंने जो ट्रायल हुआ है उसमें 7-0 निकाला। इसका मतलब है कि खेल में लगातार उनके निखार आ रहा है। लेकिन मैरीकॉम एक ऐसा ब्रांड इंडियन विमेन्स बॉक्सिंग में हो गया था कि उनकी मौजूदगी काफी हद तक बहुत ज्यादा असर करती थी। उनके नहीं रहने से निराशा जरूर होगी। लेकिन जो नई खिलाड़ी हैं जो पहली बार जा रही हैं, जिसमें निखत जरीन विशेष रूप से इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप हाल ही में स्वर्ण पदक जीता है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि, और जिस मंजू रानी की बात हम करते हैं, मंजू रानी को जिस प्रकार से बाहर हूं तो वो भी अपने आप में एक निराशाजनक है। तो कुल मिलाकर 2 मुख्य खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में भारत की तरफ से नहीं देखेंगी, और जिनमें मैरीकॉम सबसे अहम बात है और उसका असर पड़ेगा। 60 किलोग्राम में जैस्मिन एक नया चेहरा निकल कर आ रहा है और जिस तरह से उन्होंने जीत दर्ज की है, 16 साल की सिर्फ खिलाड़ी है, 6-1 से जीत दर्ज की है। और उम्मीद की जा रही है कि राष्ट्रमंडल खेलों में कम से कम स्वर्ण पदक से कम में तो मानेंगे नहीं। बिल्कुल, और स्वर्ण पदक की बात आपने बिल्कुल सही की। और राष्ट्रमंडल खेलों में वैसे भी भारतीय मुक्केबाजों का प्रदर्शन पहले भी अच्छा रहा है, तो इस बार भी हम उम्मीद कर सकते हैं। वहीं पुरुषों में शिव थापा, अमित पंघाल, मोहम्मद हसमुद्दीन, रोहित टोकस, सुमित, आशीष कुमार, संजीत और सागर ने अपने अपने वर्ग में इस महीने की शुरुआत में हुए ट्रायल में जीत के बाद पुरुष वर्ग में अपना स्थान पक्का कर लिया था। जिस तरह से पुरुष वर्ग में भी उम्मीद की जा रही थी, अमित पंघाल लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, शिव थापा हैं,
कुछ नए चेहरे मोहम्मद हसमुद्दीन, सुमित, आशीष ये नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर बंगाल और थापा से ही ज्यादा उम्मीदें है, क्योंकि अगर ये कहा जाए कुछ नए लड़के जरूर अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों से काफी उम्मीदें हैं भारत को। इस बीच भारत के ऊंची कूद के खिलाड़ी तेजस्विन शंकर ने राष्ट्रमंडल खेलों के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। शंकर ने नेशनल कॉलेजिएट एथलेटिक एसोसिएशन ACTA में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। शंकर ने आउटडोर ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप 2022 में 2.27 मीटर की छलांग लगाई। इसके साथ ही वो राष्ट्रमंडल खेलों में जगह पाने वाले एथलीट बन गए हैं। साल 2016 में शंकर ने 2.26 मीटर का नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया था। कोयम्बटूर में हुई जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में उन्होंने ये मुकाम हासिल किया। और अब बात फुटबॉल की। एशिया कप क्वालिफायर फुटबॉल टूर्नामेंट में आज भारत का मुकाबला अफगानिस्तान से होगा। मैच रात 8:30 से कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत ने क्वालिफिकेशन के पहले मैच में कंबोडिया को 2-0 से पराजित किया था। वहीं अफगानिस्तान को अपने पहले मैच में हांगकांग से हार का सामना करना पड़ा था। क्वालिफाइंग राउंड के अंतिम मैच में मंगलवार को भारत का सामना हांगकांग से होगा। सुनते हैं नईम की रिपोर्ट। कप्तान सुनील छेत्री की अगुवाई में भारतीय फुटबॉल टीम आज अफगानिस्तान के खिलाफ जीत दर्ज कर एशिया कप क्वालिफायर्स में बढ़त बनाने के लिए उतरेगी। भारत ने क्वालिफिकेशन के तीसरे दौर के पहले मैच में कंबोडिया को 2-0 से हराया था। वहीं अफगानिस्तान की टीम अपना पहला मैच हांगकांग से 2-1 से हार चुकी है। ये मैच अफगानिस्तान के लिए करो या मरो का होगा। यदि अफगानिस्तान की टीम हारती है तो वो एशिया कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएगी। भारत अफगानिस्तान को हराकर क्वालिफाई करने के लिए अपना दावा मजबूत करने की कोशिश करेगा। क्वालिफाइंग राउंड के अंतिम मैच में भारत का सामना हांगकांग से होगा। वहीं हांगकांग और कंबोडिया का मुकाबला भी आज ही खेला जाएगा। एशिया कप फाइनल्स में लगातार दूसरी बार जगह बनाने के लिए निगाहें भारत के कप्तान सुनील छेत्री पर रहेंगी। इसके अलावा लिस्टन कॉलिको, मनवीर सिंह, उदंता सिंह, आशिफ पुरुनियान और रोशन सिंह पर भी निगाहें टिकी रहेंगी। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों में सुनील छेत्री 82 गोल के साथ तीसरे नंबर पर हैं। वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो 117 गोल के साथ पहले और लियोनेल मेसी 86 गोल के साथ तीसरे नंबर पर हैं। अगर छेत्री अगले 2 मैचों में 4 गोल करते हैं तो वो मेसी की बराबरी कर लेंगे। अफगानिस्तान के लिए करो या मरो के इस मुकाबले में भारत की बैकलाइन अहम भूमिका निभाएगी। रोशन सिंह, संदेश झिंगान, अनवर अली और आकाश मिश्रा ने कंबोडिया के खिलाफ हुए मैच में दमदार प्रदर्शन किया था। इस बीच वर्ल्ड क्वालिफायर में भारत और अफगानिस्तान के बीच मैच 1-1 से ड्रॉ रहा था। नईम अख्तर, स्पोर्ट्स स्कैन। जवाब आज का मैच दोनों ही टीमों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, और खास करके अगर भारत की बात करें और अफगानिस्तान के लिए तो करो-मरो का मुकाबला है। और जैसे कि आपने रिपोर्ट में भी आपने बताया कि जब वर्ल्ड क्वालिफायर में मुकाबला हुआ था तो अफगानिस्तान ने भारत को से ड्रॉ खेला था, तो ये बात भी नजर में रखनी होगी। लेकिन भारत ने जिस प्रकार से कंबोडिया को हराया और उस मैच में सुनील छेत्री का एकाकी प्रयास था इस मैच को जिताने में, वो थोड़ा सा चिंताजनक है। क्योंकि अगर हम ये देखें कि अगर सब खिलाड़ी अगर मिल करके अगर जिस तरह से अवसर का फायदा नहीं उठा सके थी भारतीय टीम कंबोडिया के विरुद्ध, अगर सुनील छेत्री ये 2 गोल न करते तो भारत तो मैच हार जाता। तो यहां पर जरूरत इस बात की है कि इस पैकेज में भी जिक्र किया गया कि बैक लाइन रक्षा पंक्ति किस प्रकार का प्रदर्शन भारत का करती है वो काफी कुछ डिपेंड करेगा। और उसके अलावा मिडफील्ड में आपकी तरह से अग्रिम पंक्ति में खिलाड़ी उस तालमेल के साथ आगे बढ़ते हैं और जो डी के अंदर जो भारत के गोल विपक्षी टीम के गोल इलाके में जो मौके मिलते हैं उसका लाभ उठाना बेहद जरूरी है। शबाब, भारतीय टीम लगभग पूरी तरह से जैसा कि आपने जिक्र किया कि सुनील छेत्री पर ही डिपेंड रहती है। जी। आखिर कब तक भारतीय टीम छेत्री के साथ खेलती रहेगी? एक वक्त वो भी आएगा जब भारत को कुछ नए खिलाड़ियों की जरूरत होगी। बिल्कुल सही कहा आपने सुना होगा कि स्टेटमेंट भारतीय टीम के कोच का आया है कि मैं इस सवाल का जवाब देते देते परेशान हो गया हूं कि हर कोई यही पूछता है कि सुनील छेत्री के बाद कौन। जी। तो ये चिंता का विषय जरूर है, क्योंकि 11 खिलाड़ी अगर खेलते हैं तो सबको अपना प्रदर्शन देना होगा और सुनील छेत्री के बाद भी कोई होना चाहिए। सुनील छेत्री लगातार रिकॉर्ड बना रहे हैं, रोनाल्डो मेसी के करीब पहुंच चुके हैं, ये अलग बात है। उन्होंने इतने सारे गोल किए, तीसरे नंबर पर, हो सकता है इस प्रतियोगिता में आगे भी निकल जाए। लेकिन असल बात यह है कि एक टीम खेल रही है, तो टीम खेल रही है तो टीम में किसी एक खिलाड़ी का प्रदर्शन के आधार पर टीम आगे नहीं बढ़ सकती। तो पूरी टीम स्पिरिट की जरूरत है। उम्मीद करते हैं, हालांकि अफगानिस्तान के खिलाड़ी हमसे अगर देखा जाए तो शारीरिक रूप से थोड़ा सा संपन्न होते हैं, गठीले बदन के होते हैं और उसका फायदा मैदान में दौड़ने में उन्होंने वर्ल्ड क्वालिफायर में उठाया तो भारत से ड्रॉ किया था गोल करके। तो
लेकिन तकनीक और स्किल की जहां तक बात है, अफगानिस्तान से काफी आगे भारत की टीम है। और भारत के पास जो खिलाड़ी खास करके बैकलाइन में हैं, उन्होंने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है। चाहे आप सैफ खेल की बात करें या फिर जो बायलैटरल सीरीज कुछ फुटबॉल की हुई है, उसमें हमने देखा है। तो मुझे काफी ज्यादा उम्मीदें हैं भारतीय टीम से, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि सुनील छेत्री के अलावा भी और कुछ खिलाड़ी योगदान करें। शबाब, फुटबॉल के मैचों की हमारे देश में कमी नहीं है। लगातार बहुत सारी प्रतियोगिताएं होती हैं। अब प्रो लीग फुटबॉल के मुकाबले भी होते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई एक ऐसा बेहतरीन खिलाड़ी निकलकर नहीं आ रहा है। चयन प्रक्रिया में कहीं दिक्कत है या खिलाड़ियों में कहीं? नवीन जी, ये बहुत अच्छा सवाल है और ये सवाल अक्सर उठता रहता है। फुटबॉल के एक्सपर्ट्स से ये सवाल पूछे जाते हैं अक्सर। आपको याद होगा कि क्लब फुटबॉल एक जमाने में काफी ज्यादा हमारे देश में था। मोहन बागान, मोहम्मदन स्पोर्टिंग, इस तरह की टीमें थीं। तो उसके बाद धीरे धीरे आपने देखा कि क्लब फुटबॉल जो है वो बंद होता चला गया और आज स्थिति बहुत खराब है। जो क्लब अभी जिंदा भी हैं, तो नई नई प्रतियोगिताएं शुरू हुई हैं, लेकिन क्लब फुटबॉल से अच्छे खिलाड़ी निकलते थे। और क्लब, जब भारतीय टीम का चयन हुआ करता था, राष्ट्रीय टीम का, तो इन्हीं क्लब के जो खिलाड़ी होते थे उनसे भारतीय टीम बना करती थी। लेकिन जब ये सारे चैंपियन खिलाड़ी, हमने ये भी देखा है कि जब राष्ट्रीय टीम में आते थे तो क्लब लेवल पर जिस तरह से उनका प्रदर्शन था वो भारतीय टीम के साथ नहीं हो पाता था। ठीक उसी तरह से कि जो प्रदर्शन, मैं सिर्फ भारतीय खिलाड़ियों की बात नहीं कर रहा हूं, क्रिकेट में जो हो रहा है, आईपीएल में जो प्रदर्शन रहता है क्रिकेटरों का, वो राष्ट्रीय टीम के लिए नहीं हो पाता। हो सकता है समर्पण की कुछ कमी हो जाती हो या वो थक चुके होते हों। तो इस तरह की चीजें फुटबॉल में क्रिकेट से पहले देखने को मिली हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत उच्च स्तरीय फुटबॉल की लीग भारत में खेली जाती है, उसका फायदा उठाना चाहिए। और आपने बिल्कुल सही कहा कि जब इतने अच्छे खिलाड़ी हैं तो एक राष्ट्रीय टीम मजबूत क्रिकेट की तरह क्यों नहीं बन पा रही है? इस पे हम फिर चर्चा करेंगे अपने कार्यक्रम में। इस बीच अब हम आपको लिए चलते क्रिकेट की ओर। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 5 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच कल ओडिशा के कटक में बाराबती स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। दक्षिण अफ्रीका ने पहले मैच में भारत को 7 विकेट से हराकर श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। कल भारतीय टीम पे दबाव रहेगा कि एक महत्वपूर्ण मैच होगा, क्योंकि अगर कल भारत हार जाता है तो फिर श्रृंखला में वापसी करने की बहुत मुश्किल होगी। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और जिस प्रकार से इतना बड़ा स्कोर खड़ा करके भारतीय टीम हारी है, गेंदबाजी में जरा भी पैनापन नहीं था। और चूंकि ऋषभ पंत को मौका मिला पहली बार कप्तानी करने का, तो उनके पास अनुभव नहीं था कप्तानी का। शबाब, मैं यहां आपको बीच में थोड़ा सा ब्रेक कर रहा हूं। ऋषभ पंत को कप्तान बनाया गया है, जबकि अगर आईपीएल एक आपकी चयन प्रक्रिया रखी है भारतीय चयनकर्ताओं की, हार्दिक पटेल इज मच बेटर देन ऋषभ पंत, तो व्हाई नॉट हार्दिक पांड्या को उन्हें क्यों नहीं बनाया गया? बिल्कुल सही बात है। और ये तो टीम प्रबंधन का निर्णय होता है। लेकिन आपने देखा होगा कि एक आईपीएल टीम का नेतृत्व करना और एक राष्ट्रीय टीम का नेतृत्व करना, दोनों में फर्क हो जाता है और निर्णय नहीं ले पा रहे थे। युजवेंद्र चहल से पूरा स्पेल नहीं कराया उन्होंने। लेग स्पिन कितनी अच्छी करते हैं T20 में और सभी फॉर्मेट में, सब लोग जानते हैं। तो इस तरह के निर्णय हुए। और फिर गेंदबाजी पूरी तरह से, हमने पिछले प्रोग्राम में डिस्कस किया था इस पर कि क्या उमरान मलिक को मौका मिलेगा। मैंने कहा था कि वो उनकी जगह बनती हुई नजर नहीं आ रही है, और मुझे तो दूसरे मैच में भी बनती हुई नजर नहीं आ रही। लेकिन बहरहाल जो क्रिकेट प्रेमी है उनका ये कहना है कि भुवनेश्वर कुमार को रोकना चाहिए, रोक करके आराम दे करके उमरान मलिक को देखना चाहिए। हालांकि सिर्फ रफ्तार सब कुछ नहीं होती है, उमरान मलिक को बहुत कुछ सीखना है अभी। लेकिन राहुल द्रविड़ ने जिस प्रकार की बातें उमरान मलिक के बारे में लगातार कह रहे हैं, तो उससे बहुत ज्यादा आशा इस बात की नहीं है कि उन्हें बहुत जल्द प्लेइंग 11 में मौका मिलेगा। मैं दोबारा ऋषभ पंत की बात करना चाहूंगा। जिस तरह के डिसीजन उन्होंने फील्ड पर लिए विकेट के पीछे, जब हम देख रहे थे, जब डीआरएस लेना था, उन्हें यही नहीं पता चल रहा था कि डीआरएस कब लेना है और कब नहीं लेना है। हालांकि जब वो भारतीय टीम के विकेट कीपर होते हैं तो वो विकेट के पीछे डीआरएस में उनका बहुत बड़ा अच्छा रोल होता है। आपको याद होगा विराट कोहली की कप्तानी में जितने डीआरएस, या फिर रोहित शर्मा, तो विकेट कीपर का तो चूंकि अहम रोल होता है डीआरएस में, तो उस समय वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। लेकिन एक कप्तान के रूप में वो जाहिर सी बात है एक दबाव तो होता है। और मैं समझता हूं कि काफी प्रतिभा है खिलाड़ी के रूप में और कप्तान के रूप में आईपीएल में कप्तानी कर ही रहे हैं वो। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे ये मौका मिलेगा। लेकिन जो सवाल आपने किया है वो सवाल देश के 80% क्रिकेट प्रेमी जनता के मन में था कि हार्दिक पांड्या क्यों नहीं। उम्मीद करते हैं कि हमारी चर्चा के अगेंस्ट जाकर भारत के लिए अपना मैच अपना जीत ले और श्रृंखला में अपनी बराबरी कर ले, ताकि आने वाले मैच और रोमांचक हो सके। इस बीच शतरंज में भारतीय ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद ने आज क्लासिकल वर्ग के 9वें और अंतिम दौर में नॉर्वे के आर्यन तारी को हराकर नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट में तीसरा स्थान हासिल
हासिल किया। आनंद ने नॉर्वे के खिलाफ आर्मागेडॉन दौर जीता, जब मैच 22 मूव के बाद ड्रॉ समाप्त हुआ। शबाब, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम खबरों पर चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी। आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे यानी नवीन को दें इजाजत। नमस्कार।